हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जहां पे हमको टॉपिक नंबर 10.3.3 करना है, लीगल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सो अपने लास्ट लेक्चर में हमारा लीगल प्रोविजन ऑन डिविडेंड हुआ था, जो कि था ऑन सोर्स ऑफ डिविडेंड एंड दूसरा फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो इनके दो लीगल प्रोविजंस हमारे हो गए थे, ये टॉपिक के लीगल प्रोविजंस हमारे हो गए थे। आज हमको देखना है लीगल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो सिंपल है, ऑलरेडी कुछ कुछ बातें आपने पढ़ी हुई है इसमें। देखो, सबसे पहली बात उन्होंने क्या बोली है कि डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश एंड नॉट इन अ काइंड। तो ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया था, कैश मतलब प्योरली कैश नहीं है, ये थ्रू बैंक ही होना चाहिए, मतलब कि मोनेटरी ट्रांजैक्शन ही होना चाहिए अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो। नॉट इन अ काइंड, जैसे पहले कंपनीज क्या करती थी, सिल्वर कॉइन पे कर देती थी, व्हीकल खरीद के उनको दे देती थी डिविडेंड के बदले। बट आज के टाइम पे ये कंपल्सरी बोला गया है कि अगर आपको डिविडेंड पे करना है तो वो मोनेटरी ट्रांजैक्शन के थ्रू होना चाहिए, नॉट थ्रू लाइक बार्टर सिस्टम टाइप नहीं होना चाहिए, चीज में नहीं होना चाहिए, है ना। So next thing is dividend may be paid by check or warrant or by any electronic mode to the shareholder। तो चेक तो आपको पता होगा कि हम चेक किसको बोलते हैं, कि फॉर एग्जांपल जैसे बैंक का जो चेक होता है उसपे हम पेई का नाम लिख के, जिसको देना है मतलब जो शेयर होल्डर को देना है उसका नाम लिख के, अमाउंट लिख के उनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं डिविडेंड थ्रू। एक तो इलेक्ट्रॉनिक मींस, आपको दूसरे तो पता ही है। वारंट पहले के जमाने में यूज होते थे, जो कि एक चेक की तरह ही रहते हैं, बट वो एक्चुअली बैंक के चेक नहीं रहते। एक वारंट जैसे सर्टिफिकेट हमको कैसे स्कूल से मिलता था कि दिस इज सर्टिफाइड दैट प्रीति रानी इज एलिजिबल फॉर सम क्विज कंपटीशन एंड ऑल। तो वैसे ही जो वारंट रहता है, वैसे ही वारंट में चेक नहीं रहता, वो एक सर्टिफिकेट के थ्रू ही रहता है, जहां पे लेटर हेड पे कंपनी का नाम, सिन नंबर एंड ऑल दिया जाता है एंड बोला जाता है कि दिस शेयर होल्डर इज एलिजिबल फॉर दिस अमाउंट ऑफ डिविडेंड एंड सो वो जाके बैंक में उसे पेश करता है और बैंक उसको उसके बदले उसको डिविडेंड दे देती है कंपनी के बैंक अकाउंट से। तो पहले ये बहुत यूज होता था जब ज्यादा फिजिकल मोड ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, बट आजकल इलेक्ट्रॉनिक मोड, डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, तो ये जो चेक का सिस्टम है, वारंट का सिस्टम है, वो एकदम ही ना के बराबर हो चुका है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या बोला हुआ है, इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज जॉइंट जो होल्डर रहेंगे शेयर्स के, तो उस जॉइंट होल्डर में से किसको शेयर्स मिले, मतलब जो डिविडेंड का है उस डिविडेंड उस शेयर्स पे जो डिविडेंड है वो किसको मिलेगा। तो उधर लिखा हुआ है जो भी शेयर होल्डर, उन दोनों में से जो शेयर होल्डर का पहला नाम रहेगा रजिस्टर ऑफ मेंबर में, उसके रजिस्टर एड्रेस पे या तो चेक इशू किया जाएगा या तो वारंट इशू किया जाएगा। सो डिविडेंड वारंट शुड बी सेंट टू द रजिस्टर एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नेम जॉइंट शेयर होल्डर एज पर रजिस्टर ऑफ मेंबर और टू सच पर्सन एट हिज एड्रेस एज द शेयर होल्डर और जॉइंट शेयर होल्डर हैज गिवन टू द कंपनी इन राइटिंग। कभी कभार उन दोनों जॉइंट शेयर होल्डर में से आपको सेकंड वाले नेम को वाले पे डिविडेंड वारंट या उसके एड्रेस पे चाहिए होता है, तो वैसा आपको राइटिंग में देना पड़ेगा कंपनी को कि वी वांट डिविडेंड या वी वांट चेक इन द नेम ऑफ दैट पर्सन एंड एड्रेस ऑफ दिस पर्सन। तो आपको स्पेसिफिकली वो राइटिंग में देना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आपने कुछ भी नहीं दिया होगा तो इन केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डर वो फर्स्ट नेम जिसका भी रहेगा रजिस्टर ऑफ मेंबर में, उसके एड्रेस पे वो डिविडेंड वारंट इशू कर दिया जाएगा। नाउ डिविडेंड पे करने का टाइम लिमिट क्या है, तो जैसे हमने पढ़ा था 5 डेज किस चीज के लिए है, कि जो हमने 5 डेज पढ़ा था ना, जस्ट अ सेकेंड, कहां पे पढ़ा था मैं आपको वो भी बता देती हूं। यस, तो इधर देखो, हमने जब ये टॉपिक पढ़ा था सेपरेट बैंक अकाउंट, तो इधर मैंने आपको स्पेसिफिकली बता दिया था कि जैसे ही आप डिक्लेयर करते हो अपना डिविडेंड, तो उसके 5 दिन के अंदर अंदर जो भी डिविडेंड अमाउंट है, टोटल डिविडेंड अमाउंट, वो इस शेड्यूल बैंक में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले
5 डेज के अंदर आफ्टर डिक्लेरेशन आपका जो जितना भी अमाउंट है इस डिविडेंड अकाउंट में या सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। नाउ द लिमिट, एक और लिमिट दी गई है आपको 30 डेज की। वो 30 डेज का कौन सा लिमिट है? तो आफ्टर डिक्लेरेशन इस 30 दिन के अंदर अंदर, आफ्टर डिक्लेरेशन इस 30 दिन के अंदर अंदर आपको सारे शेयर होल्डर को पेमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है, विदाउट एनी डिले। मतलब एक तो 5 दिन का लिमिट है डिक्लेरेशन के बाद, 5 दिन में वो डिविडेंड अकाउंट में चले जाना चाहिए, और उसके आगे जो 25 डेज है, मतलब उसी के आगे जो 25 डेज है उसका क्या लिमिट है कि आपको वो टाइम लिमिट दिया गया है फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू ईच एंड एवरी शेयर होल्डर, ठीक है, विदाउट एनी डिले। नाउ डिविडेंड इज पेबल ओनली टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर मतलब जो भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में कंपनी के पास शो कर रहे हैं कि ये शेयर होल्डर है, तो उनके अकाउंट में उतना पैसा जाना चाहिए। तो कंपनी कभी भी किसी और को पे नहीं कर सकती, ओनली टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा डिविडेंड। नाउ बिफोर पेइंग इक्विटी शेयर्स डिविडेंड, आपको एक चीज पता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड पे किया जाता है एज पर द टर्म्स ऑफ इशू। जितना भी 8% डिसाइड हुआ हो, 10% डिसाइड हुआ हो, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ इशू हुआ है प्रेफरेंस शेयर, उस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने से पहले मिल जाना चाहिए, क्योंकि दे आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड वी वेरी वेल नो व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जिनको प्रेफरेंस मिला जाता है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल और इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सो इक्विटी शेयर होल्डर विल गेट डिविडेंड फ्रॉम रेसिडुअल प्रॉफिट, ये भी पता है हमको, आफ्टर पेइंग टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड द एरियर ऑफ डिविडेंड ऑन अ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है, आफ्टर पेइंग टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड द एरियर ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओके, तो उन्होंने ये बात हमको पहले भी बता रखा है, लेकिन सिर्फ आपको रिवाइज याद दिलाने के लिए, रिकॉल करने के लिए आपको फिर से बता दी कि इक्विटी शेयर होल्डर को किसमें से डिविडेंड मिलता है? जो भी रेसिडुअल है, जो भी बचा कुचा प्रॉफिट है आफ्टर ट्रांसफरिंग टू रिजर्व, आफ्टर पेइंग टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जब सबको खुश कर दिया तो लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर आते हैं। ना देखो ये भी अगर याद होगा कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जिनको, जो पिछले साल जिनको नहीं मिला है बिकॉज लॉस हुआ था उस साल, तो इस साल अगर प्रॉफिट हुआ है तो जो बचा हुआ था क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड देना बाकी था, तो वो देके आप फिर ही इक्विटी शेयर होल्डर को दे सकते हो। मतलब क्यूमुलेटिव पहले सेटिस्फाई होना चाहिए, जो भी पिछले साल का बचा कुचा है वो पेमेंट होने के बाद ही आप इक्विटी शेयर होल्डर को दे सकते हो। आई थिंक सो क्लियर हो गया क्यूमुलेटिव का, मैंने इधर क्यों ये जो इधर इन्होंने क्यों बोला हुआ है। ओके, if the share are held in electronic form, dividend will be paid to a beneficial owner as per the statement furnished by depository। now इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो पहले क्या होता था, जब शेयर सर्टिफिकेट का जमाना था तो कंपनी के पास रजिस्टर ऑफ मेंबर होता था और उसी के हिसाब से रजिस्टर शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल जाता था। बट आज के टाइम पे जो लिस्टेड कंपनीज होती है, जिनका डीमैट फॉर्म में शेयर्स रहते हैं, तो उसका पूरा लिस्ट कौन मेंटेन करता है? अपना डिपोजिटरी मेंटेन करता है, दैट इज CDSL एंड NSDL। तो CDSL एंड NSDL के हिसाब से जो भी लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर हैं वो कंपनी को दिया जाएगा, एंड देन ये जो डिपोजिटरी है वो उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। किनके? बेनिफिशियल ओनर, मतलब ही इन्वेस्टर के अकाउंट में कौन क्रेडिट करेगा? CDSL एंड NSDL। क्योंकि मैंने आपको बताया था शेयर्स किसके पास होते हैं, हमारे कस्टडी किसके पास होती है? एक्चुअली शेयर्स की डिपोजिटरी के पास। तो वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जो भी शेयर्स रहते हैं वो किसके, जो भी डिविडेंड या बोनस शेयर्स है वो किसके अकाउंट में जाना चाहिए? तो एक्चुअली ये डिपोजिटरी जिम्मेदार रहते हैं इन डिपोजिटरी सिस्टम। सो इफ शेयर आर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, डिविडेंड इज पेड टू अ शेयर होल्डर हुज नेम अपीयर इन द कंपनीज रजिस्टर ऑफ मेंबर, बट नॉट इन अ केस ऑफ डीमैट फॉर्म जो रहेगा वो डिपोजिटरी से लिस्ट मांग के उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ओके, सो अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो डिफॉल्टर को क्या पनिशमेंट, किसको पनिशमेंट मिलेगी? एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को पनिशमेंट मिलेगी, और कंपनी विल बी लाइबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। मतलब कि अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया, डिविडेंड नहीं पे किया, तो जिस दिन से वो डिफॉल्ट कर रही है,
जब तक वो अपने डिफॉल्ट को खत्म नहीं करती उस दिन तक उनको क्या पे करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे 18% पर एनम पे करना पड़ेगा जब तक उन्होंने डिफॉल्ट किया है। ओके, so if the company fails to comply with any of the requirement of this section, the company and the director shall be liable to pay fine. तो इतना सिंपल बात नहीं है, अगर आप डिक्लेयर करते हो तो आपको पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही डिविडेंड को पेमेंट करना है। तो जितना जो हमने सिक्स पॉइंट्स पढ़े हैं वो सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए, सही इंसान को पे होना चाहिए, सही अकाउंट में पे होना चाहिए। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है कंपनी की, तो इसीलिए ये लीगल प्रोविजंस आपको एज अ एसपी चैप्टर पता होना चाहिए, मतलब एज अ एसपी स्टूडेंट पता होना चाहिए। सो ये सारी चीजें हैं जो हमने पढ़ा है इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। नाउ हम पढ़ेंगे अब अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड। कहने का मतलब है अब कंपनी को तो बोल दिया गया कि 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है, 30 दिन के अंदर आपको उस शेयर होल्डर को पक्का पेमेंट कर देना है जिनका शेयर्स आपके कंपनी में इन्वेस्टेड है ना। बट कभी कभार कुछ रीजंस के वजह से ये 30 दिन के बाद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको डिविडेंड नहीं मिल पाता है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या तो नॉट बिकॉज ऑफ कंपनी डिफॉल्ट, बट हो सकता है जो अकाउंट नंबर कंपनी के पास है वो क्लोज हो चुका है इन्वेस्टर का, और वो इन्वेस्टर ने इन्फॉर्म करना रह गया है, या कहीं वो आउट ऑफ स्टेशन चला गया है या आउट ऑफ कंट्री चला गया है, जिसके वजह से जो इसका इंडिया वाला अकाउंट है वो टेम्पररी बेसिस पे फ्रीज्ड है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या उस मेंबर की डेथ हो चुकी है, फिर वो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसने कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया, लीगल एयर ने इन्फॉर्म नहीं किया। तो देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन। कभी कभार कंपनी के गलती के वजह से नहीं, कुछ अनदेखी मतलब कुछ सर्कमस्टांसेस के वजह से 30 दिन के बाद भी कुछ ऐसे पैसे बचे रहते हैं कंपनी के पास जो जिसका मतलब जो अनक्लेम्ड रहता है, अनपेड रहता है, तो उसी को हम अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड बोलते हैं ना। उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो कंपनी का डिविडेंड नहीं बन जाता है, उसको भी अच्छी तरह से मेंटेन करना पड़ता है कंपनी के पास, जब तक वो कोई आके वो डिविडेंड लेके नहीं चला जाता, मतलब जो हकदार है उस डिविडेंड का जब तक वो लेके नहीं चला जाता तब तक कंपनी को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की जरूरत है। तो सबसे पहली बात तो यही बोला हुआ है कि डिक्लेरेशन के बाद आपको डिविडेंड कितने दिन के बाद पे करना जरूरी है, 30 डेज। ठीक है, जो अनपेड रह जाता है उसी को तो हम अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड बोलते हैं। ओके, नाउ फॉलोइंग रूल्स गवर्न दी अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड। Unpaid dividend account, total amount of dividend which remain unpaid unclaimed should be transferred to unpaid dividend account open in schedule bank by the company। तो मैं इधर ही आपको बताने वाली थी शेड्यूल बैंक होते क्या है। एक्चुअली शेड्यूल बैंक एक स्पेशल टाइप के बैंक होते हैं जो आरबीआई के पास एक लिस्ट ऑफ बैंक रहती है जिन्होंने कुछ क्राइटेरिया फॉलो की रहती है। तो उस क्राइटेरिया को अगर आप फॉलो करते हो तो आप कौन से कैटेगरी में आ जाते हो, शेड्यूल बैंक के कैटेगरी में आ जाते हो। इनको कुछ स्पेशल राइट्स भी रहते हैं, कुछ स्पेशल मतलब चीजें ऑफर की जाती है बाय आरबीआई टू ऑपरेट इन, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप देख रहे हो अब लॉ के हिसाब से अनपेड डिविडेंड अकाउंट या डिविडेंड अकाउंट कहाँ पे ओपन होना चाहिए, शेड्यूल बैंक में ही ओपन होना चाहिए। अब एग्जाम्पल पूछोगे तो एसबीआई इज वन ऑफ द शेड्यूल बैंक, एक्सिस बैंक प्राइवेट सेक्टर में एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट एंड नॉन प्राइवेट में शेड्यूल बैंक हैं जहां पे ही आपको मतलब डिविडेंड अकाउंट एंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपन कराने का मतलब परमिशन है। नॉट इन नॉन शेड्यूल बैंक, वो उधर आप ओपन नहीं कर सकते बिकॉज स्पेसिफिकली इधर दिया हुआ है कि आपको एक और डिविडेंड अकाउंट ओपन करोगे आप, अनपेड डिविडेंड अकाउंट इन अ शेड्यूल बैंक, जहां पे ये जो रिमेनिंग अमाउंट है जो अनपेड रह चुका है वहां से डिविडेंड अकाउंट में से कहां पे ट्रांसफर करोगे आप, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। ठीक है, तो एक बार आपने ट्रांसफर कर दिया, वो ट्रांसफर कितने दिन में होना चाहिए, तो वो 30 डेज जब आपको पेमेंट करना था, बट 30 डे के एंड में आपको क्या पता चला कि बहुत सारे ऐसे शेयर होल्डर है जिनके अनपेड डिविडेंड रह चुका है, तो उसके आगे 7 डेज का टाइम मिलता है आपको, और उस 7 डेज तक आपने
वो सारे पैसे कौन से डिविडेंड अकाउंट में, मतलब कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना है। मतलब ही टोटल आपको 37 डेज मिलता है फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। बट कॉमन सेंस की बात है, एट द एंड ऑफ 30 डे ही तो ही पता चलेगा कि कितना अमाउंट आप किधर, मतलब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हो। ओके, नाउ सी पॉइंट क्या है, विद इन 90 डेज of transfer of the amount in unpaid dividend account, the company is required to put on the website or any other website as central government and state government, which shows the name and last known address and unpaid amount payable to each shareholder. Now समझो मेरी बात। अब देखो, आफ्टर ट्रांसफरिंग टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, मतलब 7 डेज के अंदर हमने ट्रांसफर कर लिया। अब बहुत सारे शेयर होल्डर उस आफ्टर 7 डेज या मतलब उस टाइम लिमिट में आ गए, तो ठीक है भाई कि आ गए और अपना पैसा लेके चले गए। नाउ अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि आफ्टर 37th डे, मतलब ये जब 37th डे आफ्टर डिक्लेरेशन ये एंड हो जाएगा, तो कंपनी के ऊपर एक और टाइम लिमिट दिया गया है कि इसके बाद 90 डेज का हम आपको टाइम लिमिट देते हैं, जहां पे आपको इस 90 डेज के अंदर एक लिस्ट तैयार करना है। उस लिस्ट में वैसे शेयर होल्डर का नाम रहेगा जो शेयर होल्डर का पैसा अभी तक अनपेड है। ठीक है, मतलब कि अगर इस टाइम लिमिट के अंदर अगर कुछ लोग लेके चले जाते हैं पैसा, तो वेरी गुड है ना, मतलब जिनको जाग आई, जो भूल गए थे लेना, जो जिनका अकाउंट फ्रीज हो गया था बट उनको टाइम पे पता चल गया, उन्होंने अनफ्रीज कर दिया या व्हाटएवर जो भी प्रोसीजर करना था, तो ठीक है। बट अभी तक कुछ और लोग बाकी हैं, तो ये 90 डेज का, फ्रॉम दिस डेट एक 90 डेज का टाइम लिमिट रहता है, जहां पे इनको एक लिस्ट तैयार, कंपनी को लिस्ट तैयार करना पड़ता है, और इस लिस्ट में उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं जिनके अभी भी अमाउंट अनपेड है। और वो कहां पे उनको शो करना पड़ता है, कंपनी के वेबसाइट पे पुट ऑन करना पड़ता है, या एनी अदर वेबसाइट, हो सकता है कंपनी का वेबसाइट ना हो तो अदर वेबसाइट जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। और उसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए, नेम, लास्ट नोन एड्रेस एंड अनपेड अमाउंट पेबल टू ईच शेयर होल्डर। तो ये 3 चीजें मेंशन होनी चाहिए, नेम एंड कितना डिविडेंड अमाउंट है एंड एड्रेस क्या था उनका। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेंशन करके आपको लिस्ट पुट ऑन करनी है, या तो कंपनी के वेबसाइट पे या तो ऐसे वेबसाइट पे जहां पे गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है लिस्ट को पुट ऑन करना। तो ये 90 डेज तक आपको करना है, जब एंड हो जाएगा 37th डे का। ओके, नाउ एनी क्लेमेंट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अप्लाई टू कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ द मनी क्लेम। नाउ अभी ये 90 डेज तक है ना, अब टाइम है कि अगर कोई क्लेमेंट, मतलब अगर कोई शेयर होल्डर को जाग आती है कि मेरा अमाउंट तो अभी तक अनपेड है, तो आप क्लेम कर सकते हो कंपनी को अप्लाई करके। ठीक है, एनी अमाउंट इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ द कंपनी विच रिमेन अनपेड अनक्लेम फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर। समझ में आई बात? मतलब अब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में वो पैसे पड़े हुए हैं, लिस्ट भी जारी हो गई 90 डेज के अंदर, बट अभी तक कुछ ऐसे शेयर होल्डर है जिनको जाग ही नहीं आई। 7 साल तक का टाइम दिया गया, लेकिन तब भी वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ही वैसे के वैसे पैसे पड़े हुए हैं। तो वो अमाउंट का क्या किया जाए, तो उन्होंने बोला हुआ है जैसे ये 7 साल खत्म हो जाएंगे, तो वो 7 साल के बाद आप वो सारा ट्रांसफर कौन से अकाउंट में करोगे, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड एक अकाउंट होता है, ये गवर्नमेंट का अकाउंट होता है, कंपनी का अकाउंट नहीं होता। ये गवर्नमेंट किस चीज के लिए यूज करती है, तो नाम से ही पता चल रहा है उस अकाउंट का जो काम है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के लिए, मतलब इन्वेस्टर को जागरूक करने के लिए, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजों के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अब ये देखो 7 साल तक किसी ने क्लेम ही नहीं किया, क्लेमेंट आया ही नहीं, तो अब ये जो पैसे हैं, पहले टाइम था 7 साल तक टाइम था कि आप कंपनी को अप्लाई करके अपना पैसा ले लो, है ना, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं आया, तो अब ये पैसा गवर्नमेंट का हो जाएगा। अब गवर्नमेंट उसको अप्लाई करेगी इन एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, जो भी वो यूज करना चाहे। सो द क्लेमेंट ऑफ मनी विल हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। अब जाग आई 7 साल के बाद,
अब तो ये इस अकाउंट में चला गया। अब आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा एक अच्छा खासा प्रोसीजर फॉलो करके, जो इधर दिया हुआ है, सबमिट नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू गेट क्लेम फ्रॉम IEPF along with the statement in a prescribed form which give detail of such transfer। तो आपको कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, अच्छा खासा लंबा प्रोसीजर रहेगा। फिर वो प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आपका जो अमाउंट ट्रांसफर हो चुका था IEPF फंड मतलब अकाउंट में, उसमें से आपको पैसा लौटा दिया जाएगा, अगर जाग आपको 7 साल के बाद आई तो, बट नहीं। तो देखो इन्होंने बोला हुआ है IEPF क्यों सेटअप किया गया है, बहुत सारे रीजन के वजह से सेटअप किया जाता है। आप थोड़ा गूगल भी कर सकते हो इस चीज के बारे में। तो आई थिंक सो आपको अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड ये पूरा क्लियर है, और लीगल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ये भी आपको क्लियर है। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। 10.5 मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, और इंटरिम डिविडेंड है, और इंटरेस्ट का टॉपिक बचेगा अपने पास। तो ज्यादा बड़ा नहीं है, हो जाएगा अपना टॉपिक खत्म हो जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको कुछ इस चैप्टर में डाउट आता है तो प्लीज डू आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन, और सजेशन लिखो, कैसा लग रहा है लेक्चर वो लिखो कमेंट सेक्शन में, ताकि ऐसे ही मोटिवेटेड हम रहे। आपको नहीं फर्क पड़ता, बट हमको बहुत फर्क पड़ता है आपके कमेंट लिखने से। एक एक कमेंट हमको बहुत जरूरी होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।